हेलो बच्चों, आज ये हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब पे और मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने चैप्टर 1 सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए मैं कुछ जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम होता है, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है और बोर्ड एग्जाम में आता है तो बच्चे वहाँ भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो देने जा रहा हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को आसान तरीके से समझ सके और एक एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्वेश्चन को, ये मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो हमारा पहले सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में तो है सॉल्व तरीके से, लेकिन उसको मैं थोड़ा अपने तरीके से जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं और उसके तरीके से हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं वो आपके सामने मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। फिर एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी एक एक करके सारा डिस्कस करता जाऊंगा। तो हमारे सामने पहला जो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का, जिसमें कह रहा है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने इथाइलिन ग्लाइकोल का। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अब ये 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास दे दिया, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास यहाँ पे लिख लिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास कह रहा है, इसका मतलब है कि 20 ग्राम हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O2 और बचा हुआ 80 ग्राम जो होगा ये क्या होगा? वाटर, क्योंकि बाय मास का फॉर्मूला ही होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्यूट हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है तो सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन में हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे कैसे? तो हम यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अभी हमें मोलर मास नीड होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का और वाटर का, तो सबसे पहले हम मोलर मास यहाँ पे निकाल लें। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज C2H6O2, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा हमारा? 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 16। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 62 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ वाटर निकाल रहे हम। मोलर मास ऑफ वाटर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, तो ये हमारा कितना आ गया? 18 ग्राम पर मोल। तो हमें मोलर मास पता चल गया इथाइलिन ग्लाइकोल का, मोलर मास पता चल गया वाटर का, तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अब अगर हमें निकालना हो इथाइलिन ग्लाइकोल का तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मोलर मास, और वाटर का गिवन मास 80 और मोलर मास 18। इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का आ जाएगा। तो कितना आ रहा है इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके? 0.068। तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 0.068। तो अगर यहां से हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है वो 1 होता है, तो अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो या तो हम इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.068, जो कि कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा? 0.93।
तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का कोई हमारा यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा यूनिट लेस होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कह रहा है मोलरिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का, जो कि 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml, ये गलती से लगता है 1 टाइप कर दिया, ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा गिवन क्या है, सॉल्यूशन का वेट बोल रहा है, मोलरिटी बोल रहा है निकालने। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वेट ऑफ NaOH जो है वो दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम। फिर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये कितना दिया हुआ है हमारा, 450 ml। अब हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का अगर मोलरिटी निकाल रहे हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है तुम्हारा, NaOH। NaOH क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट, ठीक। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम किस में लेंगे हम, ml में सॉल्यूशन का, वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोलर मास नहीं दिया है, तो सॉल्यूट का हम मोलर मास निकाल लेंगे। तो मोलर मास जो निकलेगा NaOH का, हम क्या करेंगे, यहाँ पे Na का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, तो ये मोलर मास निकल के कितना आ जाएगा तुम्हारा, 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करो, पुट करने तो आता ही है हमें, पुट कर सकते हैं। जो चीज जहां डालना हो, डालने का पता तो है ही हमें कि किस चीज को कहां डालना है, डाल देंगे। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 5 ग्राम, तो 5 ले लिया। मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का 40, तो 40 ले लिया। यहाँ पे इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम इन ml हम कितना ले लिए, 450। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी इसको कितना आ जाएगा हमारा 5। और इसे हम अगर कट कुट कर दें तो नीचे हमारा 5 9 जा 45, 9 2 जा 0 0 कैंसिल, 2 0 गया, ये हो गया हमारा 50 और इधर हो गया हमारा 45, 5 10 जा 50, 5 9 जा 45, तो 9 और इधर 10 हो गया हमारा, 2 5 जा 10 और इधर 2 2 जा 4, तो 9 2 जा 18, 5/18। तो 5/18 वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा वैल्यू हमारा, कैलकुलेट करके 0.278 मोल पर लीटर। तो ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट करके हो जाएगा आंसर। मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, कहीं कहीं लिखा रहेगा मोलर, तो मोलर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या है, हमें मोलरिटी निकालना है, वहां मोलरिटी निकालना था, यहां मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी का दूसरा भाई मोलरिटी, मोलरिटी को हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, मोलरिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो मोलरिटी जो होता है स्मॉल m से होता है। मोलरिटी का ये सौतेला भाई है, जिसको हम तोतला के बोल सकते हैं मोलरिटी, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है हमारा, मोलरिटी ऑफ इथानोइक एसिड निकालना है, यानी कि जो इथानोइक एसिड है वो हमारा क्या है, सॉल्यूट। तो इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH3COOH, इसको हम इथानोइक एसिड कहते हैं। तो इसका वेट क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 ग्राम, और इथानोइक एसिड जो है यहाँ पे क्या है, ये सॉल्यूट। फिर इसको इन डिजोल्व किया 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, सॉल्वेंट।
बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। तो ये क्या है यहाँ पे 75 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट है। तो हमें मोललिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो मोललिटी का हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, मोललिटी इक्वल टू गिवन मास। जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला था वैसे ही है, बस चेंज है यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे वेट आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट जो लेंगे ग्राम में लेंगे, क्योंकि 1000 हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास तो पता है लेकिन मोलर मास नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे इथानोइक एसिड का CH3COOH। अब यहाँ पे कार्बन कितना है 4, तो 4 इंटू 12, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 इंटू 1, और ऑक्सीजन कितना है हमारा 2, तो 2 इंटू 16, तो 16 टू जा 32, 4 36, और 36 और 24 60 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, फिर से हमें इसे फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो गिवन मास आपका दिया हुआ है कितना 2.5 ग्राम, मोलर मास कितना आ गया हमारा 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हमारा वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 75। बस इसको पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बताइए कितना आ रहा है वैल्यू 0.556 मोल पर केजी। 0.556 मोल पर केजी, ये हो गया आंसर। कहीं कहीं पे यूनिट मोलरिटी का मोलल भी दिया रहता है या स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेनरीज लॉ के ऊपर है। दिया हुआ है इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन हाउ मेनी मिलीमोल्स। हमको N2 का मिलीमोल्स फाइंड करना है। वो डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम दैट N2 एग्जर्ट से पार्शियल प्रेशर दे दिया है यहाँ पे N2 का 0.987 बार, जबकि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है ये दिया हुआ है N2 का 76.48 किलो बार। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेनरीज लॉ के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं। हेनरीज लॉ होता क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो बाय हेनरीज लॉ हमें ये फॉर्मूला पता है कि हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहां से हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P बाई KH। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखें कि क्वेश्चन में हमारा 1 लीटर ऑफ वाटर दिया है और N2 एग्जर्ट से पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमारा प्रेशर जो दिया है वो N2 का प्रेशर दिया है 0.987 बार, लिख लिया। फिर KH का वैल्यू दे रखा है 76.48 किलो बार। और इन सब क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रहे कि जो यूनिट होगा वो सेम यूनिट होना चाहिए। अगर ये किलो बार में है तो हम इसको बार में कन्वर्ट करेंगे, और बार में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करने जाएंगे इसको तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 में हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय KH। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है हमारा 0.987 बार और KH दिया हुआ है N2 का 76.48 इंटू 10 टू दी पावर 3 बार। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या कितना आएगा वैल्यू सॉल्व करके 1.29 इंटू 10 टू द माइनस। तो ये सॉल्व करके आपका 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 आ गया। अब हमें क्या ध्यान में देना है कि जो मोल फ्रैक्शन है N2 का उसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी लिख सकते हैं। और ये वैल्यू जो है ये आ रहा है 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब हम क्वेश्चन में देखें कि जो हमारा N2 गैस डिजॉल्व हो रहा है वो 1 लीटर ऑफ वाटर में हो रहा है।
यानी कि अब इस क्वेश्चन में वाटर का क्या काम, तो जो भी हम गैस को डिजोल्व करते हैं, जो भी गैस को डिजोल्व करेंगे वो किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, उसी के ऊपर हमारा हेनरीज लॉ आया है। तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, वो दिया हुआ है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब है कि हमारा वॉल्यूम वाटर का कितना हो गया 1000 ml। और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे तो वाटर का जो हम डेंसिटी लेते हैं वो लेते हैं 1 ग्राम पर ml। तो यहां से हमारा वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया हमारा 1000 इंटू डेंसिटी 1, तो वाटर का वेट आ गया यहाँ पे 1000 ग्राम। अब देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाता है 55.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन N2 का आया है वो आया है 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5। इसका मतलब है कि N2 का जो मोल्स है वो सॉल्यूशन में बहुत कम है। वाटर के लिक्विड में जो हम डिजोल्व कर रहे हैं वहां पे N2 जो है वो बहुत कम है, 10 का पावर -5। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि सिंस, यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सो वी नेग्लेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हमें हटाना है, नेग्लेक्ट करना है, तो ऊपर वाले को नहीं हम नेग्लेक्ट करेंगे, नीचे वाले को। अगर ऊपर वाले को भी नेग्लेक्ट कर दिए तो तुम सॉल्व क्या करोगे, तो यहां से हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O है वो कितना है हमारा 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5, और ये कितना हो गया हमारा 55.5। अब इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 7.16 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो है वो हमारा आ रहा है 7.16 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल। बट क्वेश्चन में हमसे मिली मोल्स के बारे में पूछा है, तो मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया किसमें, मिली मोल्स में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहां से कैलकुलेट करके 0.716 मिली मोल। तो हेनरीज लॉ के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राउल्ट्स लॉ के ऊपर। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution, यानी टोटल वेपर प्रेशर निकालना है हमें। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, वेट दे दिया है क्लोरोफॉर्म का एंड डाइक्लोरोइथेन का वेट दिया हुआ है, एंड ऑल्सो मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है वेपर फेज में। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देखो। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो जो गिवन है पहले उसको लिखो। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म सिर्फ क्लोरोफॉर्म की वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि प्योर वेपर प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। तो प्योर वेपर प्रेशर को हम लोग P0 से इंडिकेट करते हैं। तो P0 ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, जो कि क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है 200 mm ऑफ Hg। फिर हम यहां से क्या निकालेंगे P0 ऑफ CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 415 mm ऑफ Hg। ये हमारा प्योर क्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर दे रखा है। इसके बाद
हमें टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है सॉल्यूशन का। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है राउल्ट्स लॉ के सॉल्यूशन का, उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो x जो होता है वो मोल फ्रैक्शन होता है, तो हमें मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए और क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेट से मोल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म लिख लें जो कि दिया हुआ है 25.5 ग्राम। यहाँ पे वेट लिख लें डाइक्लोरो मीथेन का जो कि दिया हुआ है हमारा 40 ग्राम। अब सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स के लिए हमें मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास निकाल लो क्लोरोफॉर्म का। कितना आएगा मोलर मास क्लोरोफॉर्म का, 35.5 इंटू 3, 12.1, 3 इंटू 35.5। तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके, 119.5 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से हम मोलर मास निकाल लें डाइक्लोरोमीथेन का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 35.5। तो 71 प्लस 2 73 और 2 75 और 10 कितना हो जाएगा 85 ग्राम पर मोल। अगर मोल्स पता चल गया, यहाँ मोलर मास पता चल गया, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास करोगे तो कितना आएगा वैल्यू क्लोरोफॉर्म का, 0.213 मोल। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकालोगे, ये कितना आएगा फॉर्मूला, 0.47 मोल। तो यहां से हमको नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गया क्लोरोफॉर्म का और नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया डाइक्लोरोमीथेन का। तो इतना पता करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अब मोल्स। मोल्स आ गया, मोल्स के बाद क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे क्लोरोफॉर्म का, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना 0.213 डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस 0.47। ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है 0.312। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे हम 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो 1 में से 0.312 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.688। ये सही आया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जाना है। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो ये फॉर्मूला जो जो डाटा है उसको पुट कर दो। क्लोरोफॉर्म का पी नॉट कितना दिया हुआ है 200। अब मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का कितना आया 0.312। डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर कितना दिया है 415 mm ऑफ Hg दिया है। mm ऑफ Hg इंटू 0.688। इसको कैलकुलेट करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 347.9 mm ऑफ Hg। तो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर कंपोनेंट का वो ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा वेपर प्रेशर डाइक्लोरोमीथेन का 415 था और जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आया है वो 347.9 आया है। तो इसके बीच में ही है, ये ज्यादा वोलाटाइल होगा, क्लोरोफॉर्म कम वोलाटाइल होगा, तो इन दोनों के बीच में हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें वेपर प्रेशर जो है वो तो निकाल लिए सॉल्यूशन का, लेकिन अब कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो वेपर फेज में। तो वेपर फेज के लिए जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसे हम डाल्टन्स लॉ लगाते हैं, और वेपर फेज के लिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले कि वेपर फेज के लिए जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसे हम इंडिकेट करते हैं Y से। तो यहां अगर हमें Y ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां तुम्हारा P नॉट कितना दिया हुआ है 200 और क्लोरोफॉर्म का हमारा मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 0.312। तो 200 इंटू 0.312 इसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर हमारा कितना आया है 347.9। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्लोरोफॉर्म का 0.18। तो 0.18 आ गया। और मोल फ्रैक्शन अगर हम वेपर फेज में डाइक्लोरोमीथेन का निकाले तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कर दे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.18 घटा दिए, 10 से 8 गया 2, 9 से बनाया 8, 0.82। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा।